मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे पार्थो चटर्जी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। यहां तक कि उनकी खुद की ममता सरकार ने उनसे पल्ला झाड़ लिया है और उन्हें पार्टी के तमाम 5 पदों से बर्खास्त कर दिया गया है। अब ऐसे में पार्थो चटर्जी का भी रिएक्शन सामने आ रहा है और तमाम पार्टी लीडर्स भी अपने अपने रिएक्शन दे रहे हैं। यहाँ पर देखने वाली बात है कि आखिर ममता बनर्जी आगे क्या करती हैं, क्योंकि उनका पूरा ध्यान है आने वाले चुनावों में। जहां एक और बीजेपी भी जोर लगा रही है, तो वहीं टीएमसी नहीं चाहती कि इस बार एक मामले को लेकर वो पिछड़ जाए, क्योंकि टीएमसी जो है पश्चिम बंगाल में एक दबदबा रखती है अपना। अब वो ममता बनर्जी नहीं चाहती कि वो दबदबा किसी भी कारण से कम हो जाए। ऐसे में वो चाहती हैं कि तमाम मंत्री परिषद हो सकता है इस्तीफा भी दे दे, क्योंकि वो कामराज मॉडल को अपना सकती हैं। कामराज मॉडल है पंडित नेहरू के टाइम का, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति से पूरा देश उस वक्त खफा था। तो कामराज ने, जो कि उस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने एक सलाह दी कि आप तमाम मंत्री परिषद को एक तरह से इस्तीफा देने के लिए कह दें, ताकि जो मंत्री परिषद है वो पार्टी का संगठन मजबूत करने के लिए काम कर सके। ऐसे में तमाम एक के बाद एक इस्तीफों की झड़ी लग गई और एक के बाद एक मंत्री अपना इस्तीफा देने लग गए और उसका नतीजा भी आगे आने वाले चुनावों में दिखा और कांग्रेस ने एक बार फिर से वापसी करी। अब देखना होगा कि ममता सरकार वाकई में कामराज मॉडल को अपनाती है या फिर इसी तरह से अपनी नैया चलाती है। पंजाब में सियासत का लय काबिलियत की जगह अब अफसरों के पद को देखने को मिल रही है। जी आपको बता दें कि पंजाब में कांग्रेस के टॉप 3 अफसरों सीएस, डीजीपी और एजी को लेकर काफी ज्यादा बवाल होने लगा है। उसमें सवाल उठाए जा रहे हैं कि उसमें कोई भी सिख क्यों नहीं है। ऑल इंडिया किसान कांग्रेस के चेयरमैन विधायक सुखपाल खेरा ने इस पर सरकार को घेरा, वहीं भाजपा ने खेरा के बहाने कांग्रेस को घेर लिया। भाजपा प्रवक्ता सुभाष शर्मा ने पूछा कि 1966 से आज तक पंजाब में कोई हिंदू सीएम क्यों नहीं बना है। उन्होंने सुखपाल खेरा से इस पर जवाब मांग लिया। वहीं आम आदमी पार्टी या सीएम भगवंत मान ने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सुखपाल खेरा ने कहा कि भारत एक सेक्युलर देश है, समाज के हर तबके को उचित प्रतिनिधित्व देना चाहिए। दुर्भाग्य से अरविंद केजरीवाल की तरफ से चलाई जा रही भगवंत मान की सरकार ने टॉप 3 पोजीशन में एक भी सिख अफसर को नियुक्त नहीं किया है। क्या सिख अफसर कॉम्पिटेंट नहीं है? भारतीय महासचिव ने इसका जवाब देते हुए कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा हिंदू सिख को बांटने की कोशिश की है। सुखपाल खेरा को एतराज है कि चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी और एडवोकेट जनरल हिंदू हैं। उनका सवाल है, क्या कोई सिख अफसर काबिल नहीं है? मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि 1966 के बाद क्या कोई भी हिंदू ऐसा नहीं है जो सीएम के पद को हासिल कर पाए। कर्नाटक से एक खबर सामने आ रही है, जहां पर लगातार ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि ऐसा माहौल बनाया जा रहा है कि उसे बिगाड़ा जाए, क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि यूपी में जिस तरह से माहौल बिगाड़ने की कोशिश की गई, अब ठीक उसी तरह कर्नाटक में भी ऐसी ही खबरें सामने आ रही है। क्योंकि हमने देखा कि 26 जुलाई को जिस तरह से बीजेपी कार्यकर्ता के एक मृत्यु की गई, कि उनको पूरी तरह से एक साजिश के तौर पर उनको मारा गया, ठीक अब आज वैसा ही मामला जो है वो सामने आया है, जिसके बाद अब ये अंदेशा लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही थी, ठीक उसी तरह से कर्नाटक में हो रही है। जिसके बाद कर्नाटक के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह ऐलान कर दिया है कि अब से ऐसा कुछ भी नहीं होगा और अगर हालात बिगड़े तो यकीनन यूपी सरकार ने जो भी कदम उठाया था वैसा ही कदम उठाया जाएगा। यानी कि जिस तरह से यूपी में हमने देखा कि हमेशा से बुलडोजर चलाए गए हैं, योगी सरकार का ये खड़ा फैसला रहा है कि जब भी कुछ गलत होगा तभी आरोपियों के ऊपर कार्रवाई होगी और बुलडोजर चलाया जाएगा। और अब बसवराज बोम्मई ने यह ऐलान कर दिया है कि कर्नाटक में अगर माहौल बिगाड़ने की कोशिश होती है तो अब किसी भी तरह की नरमी जो है वो नहीं बरती जाएगी और सख्त से सख्त कदम उठाया जाएगा। और अब ऐसा होगा कि यूपी की तरह कर्नाटक में भी योगी मॉडल ही चलेगा। राजस्थान के बाड़मेर में गुरुवार रात वायुसेना का एक फाइटर जेट MiG-21 बाइसन क्रैश हो गया। धमाका इतना तेज था कि आसपास के 3 किलोमीटर तक आवाज सुनाई दी। आधे किलोमीटर तक फैले मलबे में चारों तरफ आग ही आग थी। हादसे में विमान में सवार दोनों पायलट, विंग कमांडर एम राणा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट अद्वितीय बल शहीद हो गए। एम राणा हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले थे, जबकि अद्वितीय बल जम्मू के रहने वाले थे। देर रात एयरफोर्स ने घटनास्थल के आसपास के करीब आधा किलोमीटर इलाके को कब्जे में ले लिया। एयरफोर्स बिखरे हुए मलबे को इकट्ठा करने और घटना की जांच पड़ताल में जुटी है। 100 से ज्यादा जवान और एयरफोर्स अधिकारी मामले की जांच में जुटे हैं। इस घटना के कुछ वीडियो भी सामने आए हैं, जिसमें हादसे के बाद घटनास्थल पर विमान के मलबे में आग लगी हुई दिख रही है। विमान जहां गिरा वहां 15 फीट के दायरे में बड़ा गड्ढा हो गया है। बाड़मेर में सैन्य विमान हादसे का 9 साल में ये 8वां मामला है। MiG-21 ने उतरलाई से उड़ान भरी थी।
भीमड़ा गांव के पास अचानक विमान में तकनीकी खराबी आ गई। बताया जा रहा है कि मिग रेत के एक टीले पर जाकर क्रैश हुआ और फ्यूल होने की वजह से उसमें आग लग गई। दोनों पायलट विमान से इजेक्ट हो पाते इससे पहले ही वह आग के गोले में तब्दील हो गया। हादसे के दौरान एक मकान भी क्षतिग्रस्त हो गया है। हालांकि अधिकारियों की ओर से इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। वायुसेना ने दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का आदेश दे दिया है। साथ ही शहीदों के परिवार के प्रति शोक संवेदना जताई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हादसे को लेकर वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी से बातचीत भी की है। चांद पर जमीन खरीदने का ख्वाब तो हर कोई देखता है, लेकिन यह ख्वाब हकीकत में बदल जाए ये नामुमकिन सा दिखाई देता है। लेकिन इस नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया है यमुनानगर के कनाडा में रह रहे युवक आयुष ने। आयुष ने चांद पर जमीन की रजिस्ट्री करवाई है और वो रजिस्ट्री अपने माता पिता को गिफ्ट की है। माता पिता के पास जब इस रजिस्ट्री का कोरियर पहुंचता है तो वो उस रजिस्ट्री को देखकर हैरान रह जाते हैं और अपने बेटे को फोन पर पूछते हैं कि नासा के नाम से ये आई हुई चीज क्या है। जिसके बाद बेटे ने बताया कि उसने अपने माता पिता के नाम पर चांद पर जमीन को खरीदा है और उसकी रजिस्ट्री उन्होंने अपने माता पिता के नाम पर गिफ्ट की है। चांद पर जमीन खरीदने को लेकर जब मामला आसपास के लोगों को पता चला तो लोगों का घर में बधाइयां देने के लिए तांता लग गया। देखने वाली बात यह है कि चांद पर जमीन खरीदना बहुत बड़ी बात है और लोगों को इसमें बहुत ही हैरानी हो रही है। हालांकि आम आदमी को पता भी नहीं है कि चांद पर जमीन खरीदने की क्या प्रक्रिया है, लेकिन कनाडा में रह रहे आयुष ने इस हकीकत को सच कर दिखाया है। फरीदाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक नरेंद्र गुप्ता आज कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा व विधायक सीमा तिर्का के साथ सेक्टर 12 पहुंचे, जहां उन्होंने फरीदाबाद नगर निगम के नए कार्यालय के भवन निर्माण का निरीक्षण किया। इस दौरान ठेकेदार ललित मित्तल भी मौजूद रहा और नगर निगम आयुक्त यशपाल यादव भी मौजूद रहे। इस दौरान ठेकेदार के रवैये को देखकर विधायक व अधिकारियों ने कड़ी नाराजगी जाहिर की। इतना ही नहीं, ठेकेदार ने अधिकारियों व विधायकों को ठेंगा दिखाते हुए यहाँ तक कह डाला कि वे भविष्य में हरियाणा सरकार का कोई काम नहीं करेंगे और उन्होंने विधायकों को नसीहत दी कि वे फरीदाबाद नगर निगम में समझदार अधिकारी जो है वो काम पर रखें। इसके अलावा लगभग 1 साल से फरीदाबाद नगर निगम के नए भवन के निर्माण कार्य का काम बंद किए जाने पर विधायक नरेंद्र गुप्ता ने ठेकेदार को कड़ी फटकार भी लगाई। हालांकि विधायक नरेंद्र गुप्ता का कहना है कि सारे मामले की जानकारी विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को दे दी जाएगी और इस पूरे मामले में प्रयास यही किया जाएगा कि फरीदाबाद नगर निगम का नया कार्यालय का भवन जल्द से जल्द बनकर तैयार हो। साथ ही साथ उन्होंने ठेकेदार के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात कही। मंकी पॉक्स के दस्तक के बाद प्रदेश सरकार काफी सतर्क नजर आ रही है। आपको बता दें कि मंकी पॉक्स के देश में अब तक 5 केस मिल चुके हैं, जो कि 3 कर्नाटक और 2 दिल्ली में मिल चुके हैं। वही मंकी पॉक्स केस मिलने के बाद लगातार प्रदेश के सीएमओ अस्पतालों का जायजा ले रहे हैं और बैठक कर मामले की जानकारी ले रहे हैं। आपको बता दें कि राहत की बात यह है कि मंकी पॉक्स का मामला अभी तक प्रदेश में एक भी सामने नहीं आया है। स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर बीना सिंह ने गुरुवार को जिला सीएमओ से बात कर स्वास्थ्य सेवाओं और उपलब्ध दवाइयों की जानकारी ली और निर्देश देते हुए कहा कि किसी भी प्रकार का कोई लापरवाही न बरतें। मंकी पॉक्स से बचाव की तैयारियों के लिए पावर पॉइंट तैयार कर सभी अस्पतालों में भेज दिया गया है। डॉक्टर और स्टाफ को भी इसकी जानकारी दे दी गई है। जारी गाइडलाइन के अनुसार 21 दिनों तक होम आइसोलेशन, घाव में ढककर रखना और ट्रिपल लेयर की मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं राज्यपाल बंडारू ने भी स्वास्थ्य विभाग के महानिदेशक डॉक्टर बीना सिंह के साथ बैठकर कोरोना और मंकी पॉक्स का जायजा लिया। मंकी पॉक्स को लेकर फतेहाबाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। वहीं फतेहाबाद के सीएमओ द्वारा आज सभी डॉक्टरों की एक मीटिंग ली गई। इस मीटिंग में आदेश जारी किया गया कि फतेहाबाद के सभी अस्पतालों में अलग से मंकी पॉक्स को लेकर आइसोलेशन वार्ड बनाए जाए। वहीं सीएमओ ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि मंकी पॉक्स को लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा जो अलर्ट जारी किया गया है, जो भी लोग विदेशों से आ रहे हैं उन पर भी निगरानी रखी जा रही है। अगर किसी विदेश से आने वाले नागरिक में मंकी पॉक्स को लेकर सिम्टम मिलते हैं तो उसे आइसोलेट किया जाएगा। वहीं सीएमओ ने जनता से अपील की है कि मंकी पॉक्स को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें जो चेचक का इंजेक्शन है वह 80% तक काम कर रहा है। बता दें कि अब तक फतेहाबाद जिले में मंकी पॉक्स को लेकर कोई भी मामला सामने नहीं आया है।
कलानौर निगाड़ा रोड पर एक टाटा सुमो गाड़ी ने एक व्यक्ति को टक्कर मार दी। टक्कर लग जाने से उक्त व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि टक्कर मारने के बाद टाटा सुमो गाड़ी खेतों में जाकर पलट गई। घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची व मामले में आगामी कार्रवाई शुरू की गई। मृतक के पास मिले आधार कार्ड के आधार पर मृतक की पहचान दादोरा प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश निवासी देशराज उम्र लगभग 30 वर्ष के रूप में हुई है। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में ले पीजीआई स्थित शवगृह में रखवा मामले में आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल घटना के बाद टाटा सुमो चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। भिवानी की जीआरपी पुलिस ने एक व्यक्ति को पकड़ा है। आरोप है कि इस व्यक्ति ने कोल्ड ड्रिंक के अंदर जहर खुरानी देकर के एक व्यक्ति को बेहोश कर दिया था और बाद में उससे 2500 रुपये व एक मोबाइल को लूट लिया था। पुलिस ने आज इस मामले में दीपक नाम के एक व्यक्ति को पकड़ा है, जो कि उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। वो यहाँ भिवानी में इसी तरह का कार्य करता था। स्टेशन पर भोले वाले यात्रियों को ठगा करता था। उन्हें किसी भी खाने पीने की वस्तु में कोई भी नशीला पदार्थ दे करके उन्हें बेहोश कर देता था और बाद में उन्हें लूट लेता था। पुलिस ने आज इस मामले का खुलासा किया है। उनका कहना है कि बार बार जीआरपी पुलिस वैसे भी लोगों को जागरूक करती है कि इस तरह के मामले में ना आए, कि भोले वाले यात्री फिर भी कहीं ना कहीं इसी चपेट में आ जाते हैं। उन्होंने फिर भी लोगों से आग्रह किया है कि वो इस तरह के किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई भी खाने पीने की वस्तु ना लें। पुलिस का कहना है कि अब इस व्यक्ति को पेश किया जाएगा और पुलिस जो है अब इसे रिमांड पर लेगी, ताकि उसकी नकदी, जो लूटी हुई नकदी है, वो भी बरामद की जा सके। अमरनाथ बर्फानी के दर्शनों के लिए आज पहला जत्था जम्मू से रवाना हुआ है और आज राजौरी में जत्थे का भव्य स्वागत किया गया। स्वामी विश्व आत्मानंद द्वारा इस यात्रा का उद्घाटन किया गया और उसके बाद यात्रियों को पुंछ के लिए रवाना कर दिया गया। कल यात्री जो है बाबा बर्फानी के दर्शन करेंगे। ये यात्रा बाबा बूढ़ा अमरनाथ पुंछ के नाम से चलती है। जो कहा जाता है कि जिस तरह भैरव के दर्शन अगर ना किए जाएं तो माँ वैष्णो देवी की यात्रा संपन्न नहीं मानी जाती, उसी प्रकार अगर बाबा बूढ़ा अमरनाथ के दर्शन ना किए जाएं तो बाबा बर्फानी की यात्रा भी संपन्न नहीं मानी जाती। इस यात्रा को 2005 में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शुरू किया था और आज ये यात्रा एक विशाल रूप ले चुकी है। हर साल हजारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं और बाबा बर्फानी के दर्शन करते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर बाबा बूढ़ा अमरनाथ के नाम से ये यात्रा यहाँ पर चलती है और चिटानी बाबा के नाम से भी ये स्थान जो है वो प्रसिद्ध है। आपको बता दूं कि लगभग 1100 श्रद्धालुओं ने इस यात्रा में आज भाग लिया है और ये यात्री कल बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद फिर अपने अपने घरों को रवाना हो जाएंगे। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कई प्रदेशों में बुरा हाल है, जिसके चलते आम जनजीवन जो है बुरा अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में बारिश मानो आग में चोली का खेल खेल रही है, जहां मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगले कुछ दिन दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान जताया है। वहीं दूसरी ओर देश के ज़्यादातर राज्यों में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं, जिसमें आईएमडीए ने कहा है कि अगले 24 घंटे में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में भारी बारिश का पूर्ण अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक दिल्ली एनसीआर में भारी बारिश मानो जैसे आग में चोली का खेल खेल रही है, जहां मौसम विभाग ने जानकारी देते हुए बताया है कि अगले कुछ दिन दिल्ली में गरज के साथ बारिश होने का अनुमान है। वहीं दूसरी ओर देश के ज़्यादातर राज्यों में बाढ़ और बारिश से लोग परेशान हैं, जिसमें आईएमडीए ने कहा है कि अगले 24 घंटे में यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, दिल्ली और महाराष्ट्र में भारी बारिश का पूर्ण अनुमान लगाया गया है। इसी बीच उत्तर प्रदेश में बारिश की गतिविधियां तेज होने का आसार दिख रहा है, जिसके चलते देश में इस साल मानसून का अधिक रिकॉर्ड दर्ज किया गया है। वहीं मौसम विभाग ने यह भी बताया है कि अगस्त के पहले सप्ताह में तेज बारिश होने की संभावना है।